नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में हम हर बार आपको अलग अलग विषयों से संबंधित कानूनी जानकारियां प्रदान करते हैं और आज भी हम एक अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज लीगल लिटरेसी में हम बात करने जा रहे हैं म्यूल अकाउंट्स पर, यानी ऐसे खाते जो किराए पर दिए जाते हैं। आखिर ये किराए पर खाते देता कौन है, किसे देता है और उसके बदले क्या कोई विशेष लाभ देनदाता को मिलता है और कानूनी दायरे में क्या इसे अपराध माना गया है, ये हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाईकोर्ट एडवोकेट सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। मैम, लगातार हम म्यूल अकाउंट्स की चर्चा सुनते हैं और हाईकोर्ट में भी काफ़ी सारे केसेस आप डील करते होंगे जिनमें ऐसे अकाउंट्स का जिक्र होता है जो कि किराए पर दिए जाते हैं। सबसे पहले तो मैम यही समझना चाहेंगे कि बैंक अकाउंट्स किराए पर देना क्या है और क्या ये क्राइम की कैटेगरी में आता है? जी, आजकल ये धोखाधड़ी बहुत ही आम हो गई है। कई लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी है, इसलिए इस पर जागरूकता करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इसलिए आज इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कई लोगों ने अपने खाते को दूसरे व्यक्ति को किराए पर दिया है, कुछ लोगों ने अपने खाते को बेच दिया है और उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनका खाता किन गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। क्या उन खाते का इस्तेमाल किसी क्राइम के लिए किया जा रहा है, क्या किसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है या किसी तरीके के अदर साइबर क्राइम्स के लिए उन खातों का इस्तेमाल हो रहा है। उस व्यक्ति को आज की परिस्थिति में उस चीज़ की जानकारी भी नहीं है और ये कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है कि आप अपना बैंक खाता किसी और को दे, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। कानून इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त है कि आपका बैंक खाता है तो आपको इस बात की जानकारी, ये आपका दायित्व है कि वो आप कर रहे हैं, ये माना जाता है। अगर आपके बैंक खातों को इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति अगर कोई साइबर क्राइम कर देता है तो वो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा साइबर क्राइम नहीं किया गया है, आपके द्वारा क्राइम किया गया। विधि द्वारा ये स्ट्रिक्ट प्रिजम्पशन लिया जाता है। तो जनरली लोग बैंक खाते का इस्तेमाल किस क्राइम्स के लिए यूज़ करते हैं? आज तक जो देखा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा क्राइम कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, सेकेंडली साइबर फ्रॉड्स करना। आपको स्पैम कॉल्स भी आते होंगे, डिजिटल अरेस्ट की भी बहुत सारे केसेस देखे गए थे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स कई सारे हुए हैं। कई ऐसे आपको फर्जी लोन ऐप्स भी दिखेंगे जिसमें लोन देने के, इजी लोन्स के मार्फत आपको इजी लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ज़्यादा आपकी डॉक्यूमेंटेशन कोलैटरल कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ऐसे करके आपसे लोन लिवाया जाता है और उस लोन की रिकवरी के लिए एन नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स, आपकी तस्वीरें बना करके आप ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये खातों का प्रयोग किया जाता है उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए। तो जो खाता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एकदम सेफ और प्रोटेक्टेड रखें। इसके लिए हम ये चीज़ों पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। जी मैम, वजह क्या होती है? क्या कोई अपना बैंक अकाउंट किराए पर जब देता है तो स्वेच्छा से देता है या कभी कोई दबाव भी इसके पीछे होता है? देखिए, सबसे पहले हम अपनी जनता को समझते हैं जी। जितनी जनता इलिटरेट है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अगर ये बोला जाए कि ला दे तेरा खाता दे और फिर उसमें हम तुमको महीने का 4,000 रुपये डलवाएंगे, तुमको 4,000 रुपये देंगे या 5,000 रुपये देंगे, तो ये फ्री मनी का एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। दूसरा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी की तलाश करते हैं, उनको जॉब्स का लालच दे करके उनका खाता लिया जाता है। थर्डली, इसमें लालच, अगर आपको ऐसे कहीं पे भी विज्ञापन दिखते हैं कि घर बैठे पैसे कमाओ या फिर घर बैठे 50,000 रुपये मंथली अपने पास पाओ, इस तरीके के अगर आपके साथ में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो ये भी आप समझ जाइएगा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैम है। ऐसे जानकारी की कमी, जैसे हमारी जनता है, ज़्यादातर बच्चे अगर हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि इजी मनी हम कैसे कमा पाए। दूसरी, बेरोजगार जनता है। तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जिनकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती है। तो जो अपराधी है वो उन नीड्स को टारगेट करते हैं और इस नीड्स की फुलफिलमेंट के लालच में वो आपसे आपका खाता मांगते हैं और ये बोलते हैं कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जनरली हमने जो फील्ड में देखा है
आपका पासबुक ले लेंगे, आपका एटीएम कार्ड ले लेंगे, आपके नाम से एक नंबर, मोबाइल नंबर ले लेंगे और उस चीज़ को इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करेंगे और आपको महीने के कुछ पैसे किराए के नाम पे देंगे कि ये चीज़ हम आपके किराए पे यूज़ कर रहे हैं। और बाद में जा करके उस व्यक्ति को पता चलता है कि उस चीज़ का इस्तेमाल बड़े बड़े स्कैम्स में हो चुका है। हाँ। तो इसीलिए अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या इसे हम गंभीर अपराध मान सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये इस तरीके जो अपराध होते हैं, ये आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो छल का अपराध होता है, धोखाधड़ी का अपराध होता है, जिसको पहले 420 बोला जाता था, धोखाधड़ी। दूसरा न्यास भंग, किसी का विश्वास तोड़ना। सेकेंडली साइबर क्राइम, एक साइबर क्राइम होता है। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस अपराध की गंभीरता ये होती है अमित कि ये अगर आप करते हैं तो ये आप ही कर रहे हैं ये माना जाता है। आपने अगर बेचा है, आप कुछ कर भी नहीं रहे, आपको ज्ञान भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अगर बेचा है या आपका खाता कहीं से लीक हुआ है तो आप ही दोषी हैं, आप ही अपराधी है और आपके विरुद्ध ही ये सारी धाराएं लग सकती हैं, आपके विरुद्ध ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। वर्तमान में रायपुर में भी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बेल तक नहीं मिल रही है, बेल का राहत भी नहीं दिया जा रहा है ऐसे म्यूल अकाउंट होल्डर्स को, जबकि किसी को पता भी नहीं है किस अपराध के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया। जी अमित। बिल्कुल, जैसे कि मैम आपने बताया कि ये गंभीर अपराध है तो निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या अकाउंट किराए पर देने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही जो अकाउंट होल्डर है उसे इसकी जानकारी ना हो कि उसका खाता किस लिए इस्तेमाल किया गया है? जी, इसमें गिरफ्तारी सबसे पहले किसी भी संज्ञेय अपराध में फर्स्ट स्टेप यही होता है गिरफ्तारी का। तो जब शासन को ये सूचना होती है या अभियोजन को, पुलिस को ये सूचना होती है कि इस खाते के माध्यम से साइबर क्राइम किया जा रहा है और उस खाते को सबसे पहले ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद में जो खाता का जो ओनर है उसको ढूंढा जाता है और उसको प्राइमा फेसी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है और संज्ञेय अपराध का दृश्यता जब दर्शित हो जाती है तो उसे गिरफ्तार भी किया जाता है। आज की परिस्थिति में गिरफ्तारी होने के बाद अगर साइबर क्राइम को अरेस्ट किया है वो भी गंभीर अपराध हो जाएगा और ईडी अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, तो बहुत कम स्कोप होगा आपके बच के निकलने का। जी अमित। मैम, जहां तक जांच की बात की जाए तो कौन कौन सी एजेंसियां इसकी जांच में शामिल होती हैं? जी, सबसे पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और सबसे पहले डीलिंग होती है बैंक्स के माध्यम से, तो कई बैंकों ने अपनी एक फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम का गठन किया हुआ है कि इस तरीके के खाते में किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी गतिविधि दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं से साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो वो टीम सबसे पहले एक्टिव होती है। सेकेंडली, साइबर क्राइम पुलिस आपको आजकल आप जब भी कॉल करते होंगे आपको ये चीज़ सूचना गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती होगी कि साइबर क्राइम का पोर्टल है cybercrime.gov.in और 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल करके इसकी सूचना दे और अलर्ट रहें। ये सारी चीज़ों की एक डिस्क्लेमर आपको हमेशा दिया जाता है। तो साइबर क्राइम पुलिस जो है सेकंड बॉडी है जो इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसके बाद में साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करती है। उसके बाद हम ईडी की बात करते हैं। ईडी का भी रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि साइबर क्राइम सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है, तो वहां पे एक्टिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी हो जाती है और साथ ही साथ इसी तरीके से ऐसे मल्टी एजेंसीज है जो साइबर क्राइम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है और सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी लीनियंटली नहीं लेती है। बहुत ज़्यादा जागरूक सरकार भी हो चुकी है और जनता को भी जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल मैम, जब जागरूकता इतनी है और लगातार शासन प्रशासन के माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जाता है, इसके बाद भी आप क्या देखती हैं कारण कि जो आम नागरिक हैं वो ऐसे जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं इसमें? जी, सबसे पहले तो आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में ऐसे फेक कैंपेन्स लगाए जाते हैं जिसमें एडवर्टाइज किया जाता है कि इजी मनी कैसे कमाया जा सकता है। यंगस्टर्स इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो ये बोलते हैं कि ठीक है हम ये करेंगे। सेकेंड, क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा बढ़ा है तो क्रिप्टो करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग उसके भी माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, घटित होते हुए भी हमने जो फर्जी अट्रैक्ट केसेस उनका यूज किया हुआ है क्योंकि वो ये आपको विश्वास दिला देते हैं
कि हमारा खाता नहीं ऑपरेट हो रहा है, हमें प्लीज़ कुछ समय के लिए अपना खाता यूज़ करने दे। सेकेंडली ये बोला जाता है कि हमने सरकारी स्कीम्स कुछ हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महतारी वंदन योजना हुई है, तो उसमें कई सारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उनके पैसे हमको पे करने हैं, तो हमें प्लीज़ अपना खाता दे दीजिए, हमारे खाते की लिमिट क्रॉस हो गई है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो एक्चुअल में लोगों के साथ हुआ है। इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग हैं अनएम्प्लॉयड है, वो नौकरियों की तलाश करते हैं और वो कहीं से इस प्रकार का विज्ञापन देखते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना अकाउंट देना है, और उसके बाद कुछ ऐसे एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज उनको बता देते हैं, नौकरी का लालच दे करके भी धड़ी साइबर तो वो इस हमें फायदा है, तो वो गाइड हो करके अपना खाता भेज देते हैं, तो लोग फंस जाते हैं। कभी तरीके का आपको ऑफर, आपको सारी इग्नोर करना है और अलर्ट हो करके करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को किराए में नहीं दिया है, लेकिन आपका खाता कहीं ना कहीं अपराधी में अगर लिंक हो जाता है और FIR हो जाता है, सबसे पहले आपका अकाउंट फ्रीज है। बहुत दिक्कत में हमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं के चक्कर महीनों के लोगों को आसपास के साथ भी ये फ्रीज होने वाली दुविधा उत्पन्न होगी। जी मैं बिल्कुल। दोबारा यदि किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है तो क्या इसकी कोई बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, जैसे आप बता रही है क्या? पहले तो अगर आप तो आपको अपने बैंक को कनेक्ट करना है, बैंक आपको रिटर्न में रीजन। सेकेंडली आप रिक्वेस्ट को ले जाकर के साइबर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अगर ये पाया जाता है कि आपके अकाउंट में गलत तरीके से आरोप लगाया गया है, तो आपको एक NOC प्रोवाइड करेगी। उस NOC को लेकर के आप एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। सेकेंडली कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आप ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में जाकर के एक सुपुर्दनामा का एप्लीकेशन होता है, वो लगा करके अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। सेकेंडली आप हाई कोर्ट जाकर के एक रिट याचिका दायर करके भी उसको अनफ्रीज करा सकते हैं। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें हाई कोर्ट ने विद इन 15 डेज में भी अनफ्रीज करवाया था खाता को, जब ये पता चला कि उस खाते का कहीं से कहीं तक किसी अपराध में लेना देना नहीं था। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ये चीज़ साबित करें कोर्ट के सामने कि आपके खाता किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं था। उसके लिए आपको प्रॉपर जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट करके रखना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी अमित। जी मैम, अगर धाराओं की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानून कौन कौन से इसके लिए हैं, कौन कौन सी धाराएं इसमें लागू होती हैं? जी, सबसे पहले तो ये धोखाधड़ी का अपराध होता है। जब धोखाधड़ी के अपराध की हम बात करते हैं, साथ ही साथ न्यास भंग का अपराध भी इसके साथ जुड़ जाता है। जी। उसके बाद आप देखेंगे जाली दस्तावेज तैयार करना, ये भी एक गंभीर अपराध होता है जो इसमें लग जाता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत में जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, वो भी अपराध आपके खिलाफ में लग सकता है। डिजिटल पहचान की जो चोरी होती है वो भी आपके खिलाफ लग सकता है। अगर आपका खाता इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का आपत्तिजनक आपका इमेज सर्कुलेट कराया जाता है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो लग सकता है, उसकी धाराएं आपके खिलाफ लग सकती है। दूसरा, अगर आपका खाता मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहा है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जी अमित। मैम, अगर फॉरेन से कोई पैसा आता है तो क्या इसमें भी ये कानून जुड़ता है? जी, यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है क्रिप्टो करेंसी जब स्कैम्स होते हैं तो उसमें फॉरेन से आई हुई मनी को बिटकॉइन में कन्वर्ट करके उस पैसे को अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स का यूज़ करके वाइट किया जाता है। तो इसमें फीमा जो है वो एक्टिव हो जाती, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत कार्रवाई उस अकाउंट के खिलाफ या उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ में की जाती है। जी अमित। जी मैम, अगर ट्रेंड्स की हम बात करें तो अभी तक ऐसे कौन कौन से फ्रॉड ट्रेंड्स देखे गए जिसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है? जी, इसको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगी। OLX के स्कैम्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, कि OLX में आपने कोई इंक्वायरी डाली, आपको कॉल्स आते हैं, आपका सामान यहाँ पहुँच गया, पेमेंट आपसे ऑनलाइन मंगा लिए जाते हैं, आपका सामान यहाँ पहुँच गया, आपको डिलीवरी चार्जेस देने होंगे, आपको यहाँ पे रिलीज करवाना पड़ेगा, यहाँ पे सामान हो गया, आप यहाँ पहुँच जाइए। इस तरीके के स्कैम्स, और वहाँ जाके व्यक्ति देखते हैं तो वहाँ पे कोई सामान होता ही नहीं है, जो पैसे हैं वो
जो व्यक्ति है वो यूज़ करके निकल गया रहता है। दूसरा, व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके खिलाफ में स्कैम हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पुलिस अथॉरिटीज़ को भी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इनक्रिप्टेड चैट्स उसमें होते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई ऐसे स्कैम्स हो चुके हैं। सेकेंडली, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा ठगी देखी गई है। उसके बाद लोन ऐप्स का बहुत बड़ा स्कैम अभी भी चल रहा है। अभी भी अगर आपको लगता है कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देती है तो आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आप अगर कभी भी लोन ले, आप वेरीफाइड बैंक से ही लोन ले। सेकेंडली, आप अगर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी ले रहे हैं, आप वो चीज़ सुनिश्चित कर ले कि ये इंस्टीट्यूशन आरबीआई से रेगुलेट होती है, क्योंकि ऐसे कई लोगों के साथ स्कैम हुआ कि इजी लोन के झांसे में फंसे, उसके बाद जितना लोन अमाउंट है उसका 10 गुना ज़्यादा भी पैसा पटाने के बाद भी उनको परेशान करना नहीं छोड़ा जाता है। उनको तरह तरह के धमकी भरे कॉल्स आते हैं, गालियों भरे कॉल्स आते हैं, और उनको इस प्रकार का ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरीके से एक्सटॉर्ट किया जाता है कि हम आपके फ़ोन का पूरा डेटा हम एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके जितने भी फोटोज़ है उसको हम मैनिपुलेट करके आपको उसको वायरल कर देंगे। तो कई सभ्य लोग हैं इस भय से, इस बदनामी के भय से भी उन लोन अकाउंट्स को पैसा दे देते हैं। उसके साथ साथ बेटिंग के नाम पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, बेटिंग ऐप्स में काफ़ी ज़्यादा स्कैम किया जाता है। आप अगर बेटिंग में अपना पैसा लगाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो पैसा आपका सेफ नहीं है जब तक वो बेटिंग ऐप वेरीफाइड ना हो। बेटिंग ऐप्स में पैसा लगाने वाले का जब नुकसान होता है तो ये समझ लीजिए वो सिस्टम पहले से ही सेट है कि आपको स्टार्टिंग में विनिंग देगी, बाद में लॉसेस देगी। तो ऐसे बेटिंग स्कैम्स में कई ज़्यादा लोग फंस चुके हैं। साइबर क्राइम की श्रेणी में ही ये आता है। लोग अभी भी ये नहीं समझते हैं, लेकिन जितने भी लोग हमारे पास आते हैं हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप इन स्कैम्स में ना पड़े, इसमें कभी गलती से भी आप पैसे ना डालें। जी अमित। बिल्कुल, और नागरिकों की जिम्मेदारी तो इसमें मैम होती है जैसे कि आपने बताया, लेकिन जहां अकाउंट फ्रीज हो रहा है यानी कि बैंक की क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जी, क्योंकि बैंक ही जो है प्राइमरी बॉडी है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। वहाँ बैंक की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो केवाईसी से रिलेटेड कोई भी लापरवाही ना करे। केवाईसी में हमारा हर एक डेटा होता है, फिंगरप्रिंट से लेकर के रेटिना स्कैन, एवरीथिंग हमारा केवाईसी में स्टोर्ड होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन गलती से भी बैंक के द्वारा कभी लीक ना हो। बैंक की ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो अपनी टीम है उसको तैयार करे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए अपने इसको स्टाफ को ट्रेनिंग दे। इसी साथ साथ जो संदिग्ध लेन देन की जो सूचना है वो जैसे ही पता चलती है बैंक ही कंप्लेनेंट बन के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाए। बैंक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आम तक उतनी ज्यादा समझदार अगर नहीं है तो बैंक को ही समझदार होना पड़ेगा। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन मैम जो निर्दोष लोग इसमें फंसते हैं वो साबित कर सकते हैं कि वो दोष हैं और उनका इस फ्रीज अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि गलती से वो इसमें फंसे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बताती हूँ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको ये चीज लगता है कि आप खुद को बेगुनाह बोल करके छुड़वा सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका अकाउंट यूज हो रहा है यानी आप ही वो व्यक्ति हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं। तो आप ये चीज को अगर साबित करना चाहते हैं, रास्ता ज़रूर है, लेकिन अलर्ट रहना सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रास्ता इसमें यही है कि जैसे ही आपको पता लग रहा है कि आपका अकाउंट यूज़ हो रहा है किसी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी तत्काल सूचना आप साइबर सेल को दें। बैंक को भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से दें और साइबर सेल को भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से दें। आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज को रेगुलरली मॉनिटर करें कि कहीं से कहीं तक कोई इलीगल एक्टिविटी तो आपके खाते में नहीं हो रही है। आपको वो चीज़ मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप उस चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास में रखें। आपके खिलाफ में अगर एफआईआर होती है और बाद में ये पाया जाता है कि आपका सही में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये अगर स्टेप्स आपने पहले से लिए हुए हैं, अलर्ट रह गए और उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज को रखा और गतिविधि का इमीडिएट आपने रिपोर्ट किया, तो कहीं से कहीं तक ये दृश्य नहीं होगा कि आपने धोखाधड़ी की है। तो एफआईआर जब होती है तो उसकी क्लोजर रिपोर्ट होती है। तो क्लोजर रिपोर्ट को भी अपने पास में रखें ताकि फ्यूचर में आपके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई ना हो। साथ ही साथ आप इस तरीके से कुछ स्टेप्स, सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन, सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री, हर एक चीज़ अपने पास सेफ रखें और जैसे ही लीगल एक्टिविटी हो उसकी इन्फॉर्मेशन दें। इस तरीके से आप बच सकते हैं ऐसे धोखाधड़ियों से। जी बिल्कुल।
लेकिन मैम बैंकिंग प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसका कितना इफेक्ट बैंकिंग प्रोफाइल पर हमारी होता है? जी, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बैंकिंग प्रोफाइल में पड़ सकता है। आपका सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, गिर सकता है। भविष्य में अगर आपको लोन लेना है तो वो लोन लेने में आप सक्षम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में ही इलीगल एक्टिविटीज़ की FIR हो चुकी है। साथ ही साथ आपका पैन और आधार भी लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके साथ अदर स्कैम्स भी हो सकते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम्स नहीं, बहुत तरीके के स्कैम्स आपके साथ आगे भी हो सकते हैं। आप अगर पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है, वीज़ा एप्लीकेशन में भी आपको दिक्कत आ सकती है, और अन्य सुविधाएं जो सरकार आपको आपके बैंक खाते के माध्यम से दे सकती है, कोई भी स्कीम का लाभ या किसी भी प्रकार का, उस सब में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ बिल्कुल मैम, लेकिन क्या निर्दोष लोगों के लिए कोई खास रेमेडी यहाँ पर आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर पे सूचना देनी है, बैंक को सूचना देनी है, साइबर क्राइम में एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है। आप निर्दोष जो व्यक्ति हैं वो यही कर सकते हैं कि एक क्लोजर FIR अगर उनके खिलाफ में हो गई है तो आप किसी भी प्रकार से स्टार्टिंग से ही जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है उसको असिस्ट करें, उनकी सहायता करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, इस बात की सूचना अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिल जाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको निर्दोष साबित करने के लिए कंसिडर कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है वो। तो कभी भी आपके खिलाफ में अगर ऐसा होता है तो आप डरे नहीं, आप सबसे पहले उस चीज़ की सूचना दें, उस चीज़ में जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है उनको असिस्ट करें। कंप्लेंट नंबर और जितने भी सबूत है वो सबको आप इकट्ठा करके रखें, और अब एक लीगल एडवोकेट का आप असिस्टेंस ले, आपको एडवोकेट गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इस प्रपंच से निकल सकते हैं। जी अमित। मैम, लेकिन जब गलत फ्रीजिंग होती है तो क्या इसके लिए हम बैंक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या कोई ऑप्शन ऐसा भी होता है हमारे पास? जी, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो बैंक अकाउंट बैंक से ही फ्रीज होता है। तो अगर गलती से अगर बैंक ने आपका अकाउंट फ्रीज किया तो डेफिनेटली आप एक कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर फोरम का सहायता ले सकते हैं, आप बैंक के खिलाफ में कार्रवाई डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ साबित करनी होगी कि आपके अधिकारों का उल्लंघन करके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो इसीलिए आप बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर गलती से फ्रीज हुआ है तो, और अगर इन्वेस्टिगेशन के तहत फ्रीज हुआ है तो आप सिर्फ उनकी हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तभी जाके आपका बैंक अकाउंट जो है अनफ्रीज हो सकता है। जी अमित। मैम, और फ्रीज अकाउंट से जुड़े दस्तावेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर जरूरी हमें मिलते हैं? जी, जब हम बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है तो आप जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है उसके पास जाकर के आप सारी जानकारी बताएं। आप अपना आधार पैन डिटेल बता सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, FIR की कंप्लेंट की कॉपी, कि आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया तो आप जाकर के थाने में जो सूचना रिपोर्ट देते हैं उसकी रिसीविंग की कॉपी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ साइबर सेल अगर आपके खिलाफ में कोई ऐसा आपराधिक गतिविधि नहीं पाता है तो वो एक NOC जारी करता है, वो NOC की कॉपी आप रख सकते हैं। अगर आपने लीगल नोटिस बैंक को भेजा है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसको अनफ्रीज किया जाए, और क्यों फ्रीज किया गया है उसकी जानकारी के लिए भी अगर आपने लीगल नोटिस भेजा तो उसकी कॉपी भी आप अटैच कर सकते हैं। ये कुछ दस्तावेज है जो आपको तैयार रखने होंगे। अगर आपको बैंक के पास भी जाना है तो भी, पुलिस के पास जाना है तो भी, और अगर आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी है तो भी। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन क्या जब हम अदालत जाते हैं तो इससे जो राहत है वो मिलने के आसार जल्द हो जाते हैं, जल्दी मिल सकती है राहत? जब हम अदालत जाते हैं तो जज यही देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि आप निर्दोष है तो डेफिनेटली आपको जो कोर्ट है वो राहत देगा। रिट जुरिस्डिक्शन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हाईकोर्ट के पास है। अगर हाईकोर्ट अपने रिट जुरिस्डिक्शन में ये पाता है कि डेफिनेटली आपके खिलाफ में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हुई है तो रिट को अलाउ करते हुए बैंक को अनफ्रीज करने का आदेश भी हाईकोर्ट पारित कर सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपराध की सूचना देने से लेकर के 15 से 30 दिन के अंदर आपको राहत प्रदान की जा सकती है। तो एक फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी है जो कोर्ट्स जो है अपनाती है ऐसे साइबर क्राइम्स के लिए, क्योंकि इसके मल्टीपल कंप्लेंट्स कोर्ट्स देखती है तो ये समझ जाती है कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है। जी अमित। बिल्कुल, लगातार लोगों को इस पर जागरूक तो किया जाता है मैम, और सरकार के भी प्रयास होते हैं, लेकिन तेजी से जैसे कि साइबर फ्रॉड और इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की कितनी अहम भूमिका आप मानती हैं और इस बढ़ती समस्या को सरकार अपने स्तर पर कैसे रोक सकती है? जी, सरकार ने सबसे पहला स्टेप तो ये कर दिया है कि मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ करता है तो कॉलर ट्यून की जगह पे एक डिस्क्लेमर सरकार चलाती है। सेकेंडली, बच्चों को लिटरेट करना, विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, सब में उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देना कि आप शॉर्टकट तरीका नहीं होता है पैसे कमाने का, आपको
काम करके ही पैसा कमाना होता है। सेकेंडली, सामाजिक मीडिया पर जागरूकता फैलाने का भी काम सरकार कर रही है। कई सारे ऐसे कैंपेन्स हैं जो सरकार चलाती है और जागरूक करती है। गांव-गांव में जो पटवारी हैं, जो सरपंच हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने गांव में अपने लोगों को ये चीज़ जागरूक करें कि किसी भी तरीके से अपना खाता किसी को किराए पे ना दे। साथ ही साथ जो बैंक स्टाफ है उनको भी प्रशिक्षण देने का निर्देश सरकार करती है। इसके साथ साथ केवाईसी की कठोर नीतियां भी धीरे धीरे करके सरकार अपना रही है। इसके साथ साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड रजिस्ट्री का एक पोर्टल है NDHM, जो भी अभी प्रोग्रेस में है, वो भी अभी बन रहा है। तो फिलहाल साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसमें ही शिकायत आप करें, और जब ये नया पोर्टल बन जाएगा उसमें आप स्पेसिफिकली इन अपराधों को टारगेट करते हुए अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, अंत में निष्कर्ष आप जनता को क्या बचाना चाहेंगे, कैसे हम इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं, और यदि गलती से इसका शिकार हो गए हैं तो कंप्लेन हम दर्ज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मेरा यही सजेशन होगा कि आप किसी भी प्रकार से अपना खाता किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी करीबी हो, उसे ना दे, इस्तेमाल करने ना दे। दूसरी बात, आपके पास कोई भी OTP आए उसको भी आप शेयर ना करें। अगर आपके पास कोई भी पिन, आपका जो ATM कार्ड है वो अगर किसी के हाथ लग गया तो आप अपना पिन किसी को भी ना दे, अपना पासबुक किसी को भी ना दे। साथ ही साथ जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में इजी मनी का, उस झांसे में बिल्कुल भी ना पड़े। साथ ही साथ में जो विज्ञापन आते हैं उसकी सूचना आप दे दें कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा विज्ञापन आ रहा है, इसकी पुष्टि नहीं होती है तो पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके साथ में अपने अकाउंट का नियमित आप बैंक स्टेटमेंट चेक करें, और अगर गलती से भी अनपेक्षित कोई लेन देन दिखता है आपके खाते में, उसकी आप सूचना बैंक को दे, पुलिस वालों को दे, और जल्दी से जल्दी उसको कार्रवाई कराएं। जी अमित। बिल्कुल, तो हम यही कह सकते हैं कि तुरंत यदि हम स्टेप्स लेते हैं तो इस तरह के बहुत बड़े फ्रॉड से हम बच सकते हैं और अपने परिचितों को भी बचा सकते हैं। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बात की किराए पर बैंक खाता देने संबंधित विषय पर। हमने जाना कि किस तरह ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, बहुत दूर तक होते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी मौजूद रही। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आकर दर्शकों को इस विषय पर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।